आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9 में हूं मानक गुप्ता। बंगाल का चुनावी तेवर हर गुजरते दिन के साथ तल्ख होता जा रहा है। बीजेपी और टीएमसी जहां एक तरफ जनता के बीच आमने सामने है, वहीं चुनाव आयोग की चौखट पर भी एक दूसरे को घेरने में जुटी हुई है। इस बीच ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वो व्हील चेयर के साथ चुनावी समर में कूदने को तैयार है। पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई चुनाव आयोग के चौखट पर आ गई है। ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले के विरोध में काली पट्टी बांधकर दिल्ली पहुंचे टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में हाजिरी लगाई। तो इसके चंद घंटे बाद ही बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग की चौखट पर हाजिर हो गया। मंगलवार को नंदीग्राम में नामांकन दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर बुधवार को टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने कोलकाता में राज्य चुनाव आयोग में दस्तक दी थी। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर चुनाव आयोग का कब्जा हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, जिसके बाद टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल काली पट्टी बांधकर दिल्ली पहुंच गया। चुनाव आयोग से मुलाकात कर हाई लेवल इंक्वायरी की मांग कर दी। प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेता सौगत रॉय और पार्थ चैटर्जी ने अपनी शिकायत में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीजीपी को बदलने का मुद्दा उठाया। ममता जी पर हमला हुआ, तब कोई पुलिस का एसपी इधर नहीं था। हम बोला ममता बनर्जी पर अटैक इलेक्शन रिलेटेड नहीं है क्या? बोला हाँ। तो हम बोला तब तो आप लोग का पूरा हाई लेवल जांच करना, चिट्ठी लिखा वो काफी नहीं है। ममता बनर्जी कोई साधारण औरत नहीं है। उधर बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी चुनाव आयोग में टीएमसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव, स्वप्न दास गुप्ता, अनिर्बान गांगुली और संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि टीएमसी हमले का झूठा आरोप लगाकर चुनावी लाभ लेना चाहती है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। पूरे मामले का जो वीडियो है, जितना वीडियो मीडिया के माध्यम से हमें उपलब्ध हुआ है, हमने चुनाव आयोग को दिया है, लेकिन उसके आगे का जो वीडियो है वो पूरा वीडियो पब्लिक में आना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, ताकि लोग सच जान सके, सारे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और बंगाल में फ्री और फेयर चुनाव हो, इसके पूरा प्रबंध चुनाव आयोग को करना चाहिए। इधर नंदीग्राम में चोटिल हुई ममता बनर्जी अस्पताल से बाहर आ गई हैं। गुरुवार को एक वीडियो मैसेज जारी कर ममता ने कहा था कि वो 13 मार्च को पुरुलिया की रैली व्हील चेयर से करेंगी। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट से आज बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने नामांकन दाखिल कर दिया। शुभेंदु अधिकारी का मुकाबला इस सीट पर मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी से है। ममता बनर्जी 2 दिन पहले ही यहां से नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। सबसे पहले भगवान के दरबार में हाजिरी लगाई, सिंहवासनी मंदिर और जानकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया और फिर हल्दिया में नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर दाखिल कर दिया नामजदगी का पर्चा। बैटल ऑफ बंगाल की सबसे हॉट सीट बनी नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी समर में उतर गए उन्हीं के पुराने सिपह सलार शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम सीट से बतौर बीजेपी प्रत्याशी नामांकन करने पहुंचे शुभेंदु ने हल्दिया में रोड शो के जरिए दम दिखाया, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान और बाबुल सुप्रियो की मौजूदगी ने शुभेंदु का जोश हाई कर दिया। उत्साहित शुभेंदु ने बीजेपी के परिवर्तन के नारे को वेरीफाई भी कर दिया। जनार्दन का आशीर्वाद का उम्मीद करता हूं। मेरा पूरा विश्वास है जनता इस बार भाजपा का साथ देगा और मोदी जी का दर्शन और बंगाल में असली परिवर्तन के लिए जनता इस बार भाजपा को ही लाएगा। हल्दिया में शुभेंदु के रोड शो के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंच से ममता बनर्जी की सियासत पर सवाल उठाया, उनकी शख्सियत पर भी निशाना साधा। दीदी बोले मेके वोट दाও, তাই জন্য আজকে নন্দীগ্রাম এসে আপনার সামনে দিদিকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি, কোন মেয়েকে ভোট দিতে হবে দিদি, কোন টিমে? যে একটা 80 বছরের মাকে মেরে মেরে একাকার করে দেয় এই মেয়ে? किस মেয়ে को वोट देना है दीदी? যে বিজেপি লোকেদেরকে মেরে ওদেরকে গাছে ঝুলিয়ে দেয়, মাথায় ঝুলিয়ে দেয়, ওই মেয়েকে ভোট দিতে হবে? কোন মেয়েকে ভোট দিব? যে মা দুর্গার মূর্তি বিসর্জন হতে দেয় না, সরস্বতী পুজো হতে দেয় না,
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ 12 साल पहले हुए आंदोलन के अगुवा थे और पहली लाठी उन्हीं ने खाई थी। जनता की लड़ाई है, तोलाबाजी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, आम जन के अधिकार के लिए, किसानों के विकास के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा सम्मान के लिए लड़ाई है। जनता की विजय सुनिश्चित है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से नंदीग्राम सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। लोग नंदीग्राम को पश्चिम बंगाल के चुनावी संग्राम का कुरुक्षेत्र कह रहे हैं। मनोज पांडे, नंदीग्राम, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में खेला कौन करेगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन बिहार में आरएलएसपी मुखिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के साथ बड़ा खेला हो गया है। चर्चा पश्चिम बंगाल की थी, लेकिन खेला बिहार में हो गया। इधर उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में अपनी पार्टी के विलय की तैयारी का खाका खींच रहे थे, उधर तेजस्वी ने उनकी पूरी पार्टी ही आरजेडी के आंगन में खींच ली। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह की मौजूदगी में आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा, सूबे के प्रधान महासचिव निर्मल कुशवाहा और महिला सेल के प्रमुख मधु मंजरी ने लालटेन थाम ली। आरएलएसपी के 30 से ज्यादा नेताओं ने तेजस्वी यादव के हाथों आरजेडी की सदस्यता ले ली। तेजस्वी यादव ने कहा कि नेताओं ने कुशवाहा को ही आरएलएसपी से बाहर कर आरजेडी में अपनी पार्टी का विलय कर दिया है और अब उपेंद्र कुशवाहा अकेले रह गए हैं। अध्यक्ष जो उनके उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनको इन्होंने बाहर करके पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल में विलय करने का काम किया है। आरएलएसपी में एकमात्र केवल अकेले उपेंद्र कुशवाहा जी ही बचे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में मर्जर होने जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि 14 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी की अहम बैठक के बाद इसे लेकर अंतिम निर्णय भी लेने वाले हैं, लेकिन इससे पहले उन्हीं के सिपा सलारों ने उनके साथ खेल कर दिया। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि कभी नीतीश कुमार को पानी पी पी कर कोसने वाले उपेंद्र कुशवाहा अब उन्हीं की पार्टी में क्यों जा रहे हैं। तेजस्वी ने एक ही तीर से कुशवाहा और नीतीश कुमार दोनों पर निशाना साधा। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कई बातें कही थी कि नीतीश जी जैसा अगर दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। कि नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी को नीच बोलने का काम किया। ये नीतीश जी का ये दिन आ गए कि जिनको नीच कहते थे आज उनको ही पार्टी में लाने की बात कही जा रही है। लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ रहे उपेंद्र कुशवाहा ने 2013 में नीतीश कुमार से नाराजगी के बाद जेडीयू छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली थी। इसके बाद कुशवाहा एनडीए का हिस्सा बनकर सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले वो एनडीए छोड़कर आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन में शामिल हो गए, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले वो महागठबंधन से अलग हो गए और चुनाव में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे भूदेव चौधरी आरजेडी में शामिल हो गए और तब से लगातार उनके पार्टी के नेता एक एक कर लालटेन थाम रहे हैं। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास खड़ी एसयूवी में मिले विस्फोटक और उसके बाद टेलीग्राम ऐप के जरिए दी गई धमकी के तार अब तिहाड़ जेल से जुड़े हैं। दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन के घर के पास विस्फोटक रखने की साजिश क्या देश के सबसे बड़े जेल दिल्ली के तिहाड़ में रची गई थी? क्या इंडियन मुजाहिदीन इस हमले की साजिश रची थी? जांच एजेंसियों को मिल रहे सुराग से यह शक पुख्ता होता जा रहा है। जिस आतंकी संगठन जैश-उल हिंद ने टेलीग्राम अकाउंट से इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, उस अकाउंट को बनाने के लिए जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया, उसका लोकेशन तिहाड़ जेल के उसी बैरक नंबर 8 से मिला है, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी तहसीन अख्तर है। यह अकाउंट एक दिन पहले ही बनाया गया था और यह नंबर पूर्वी दिल्ली के रघुपुरा निवासी जयदीप लोधिया के नाम पर लिया गया है। जांच एजेंसियों को शक है कि यह नंबर किसी का पहचान पत्र गलत तरीके से हासिल करके भी लिया गया होगा। दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। इमीडिएटली जांच करने के लिए मैंने आदेश अभी करके आया, लिख के आया हूँ। जल्द से जल्द इसके बारे में बताया जाएगा। इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जिसने भी गलती होगी जरूर कार्रवाई की।
हालांकि तहसीन इस मामले में किस हद तक शामिल है, ये फॉरेंसिक जांच के बाद ही साफ होगा। दिल्ली से विमल कौशिक के साथ इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में कोरोना फिर से विकराल रूप ले रहा है। नागपुर के बाद अब अकोला में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है, तो वहीं पुणे में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पंजाब और दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस ने यू टर्न ले लिया है। जिस महामारी को लोगों ने विदा हुआ समझ लिया था, लेकिन अब उसके बढ़ते मामलों ने पूरे देश की टेंशन बढ़ा दी। सबसे बुरे हालात महाराष्ट्र के हैं, जहां अलग अलग शहरों में सख्ती शुरू हो गई है। औरंगाबाद और जलगांव में आंशिक लॉकडाउन लग गया है। नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक आंशिक लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। जलगांव में 3 दिन तक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। औरंगाबाद के सभी पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है। बिना मास्क घर से बाहर दिखने वाले लोगों पर कार्रवाई हो रही है। लोगों की लापरवाही के कारण महाराष्ट्र के 8 शहरों में खतरे की घंटी बज रही है। करीब 8 से 9 जिले महाराष्ट्र के ऐसे हैं जहां पर कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप देखा जा रहा है। नागपुर में आपको बताऊं लॉकडाउन लगा दिया गया है, 7 दिन का लॉकडाउन लगाया है। साथ ही साथ करीब 3 ऐसे जिले हैं, परभनी, जलगांव और अकोला, जहां पर सोमवार तक जो स्थानीय प्रशासन है उसने पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 15,000 के पार गया। आज 15,817 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 56 लोगों की मौत हुई है। अकेले मुंबई में 1646 नए मामले सामने आए, जबकि 4 लोगों की मौत हुई है। मुंबई की मेयर ने कबूल किया कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुंबई में भी आंशिक लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। रुग्णों की संख्या बढ़ती है, मृत्यु की संख्या बढ़ रही है, तो चिंताजनक भाव है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर कुछ तो करेंगे। ऐसे ही लापरवाही करते रहे लोग और रुग्णों की संख्या बढ़ते तो शायद अंशतः लॉकडाउन लगने की चांसेस है। नए मामलों में 85% मामले महाराष्ट्र के हैं, तो वहीं पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में कोरोना तेजी से यू टर्न ले रहा है। पंजाब में 24 घंटे में 1700 से ज्यादा केस आए हैं। पटियाला और लुधियाना समेत पंजाब के 6 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पंजाब के स्कूलों में फिर से ताले लगाए गए। पंजाब में कोरोना के 409 नए केस आए, जो कि 2 महीने में एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 11 मार्च 2020 ये वही तारीख थी जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को वैश्विक महामारी माना था, लेकिन अब हालात फिर से पिछले साल जैसे होते नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ से विशाल एग्रीश के साथ संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।